हेलो फ्रेंड्स। आज इस वीडियो में हम दो न्यू पैरामीटर्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। मतलब दो न्यू रिक्वेस्ट पैरामीटर्स है। ठीक है, जैसे हमने लास्ट कुछ लेक्चर्स में हमने ऑलरेडी डिस्कशन किया था कि ये जो क्रिएट मेथड है उसको हम दो पैरामीटर्स बेसिकली पास कर रहे थे, एक था मॉडल और एक था इनपुट। आज हम सीखेंगे इसको और क्या क्या पास कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि क्रिएट मेथड सिर्फ दो ही पैरामीटर लेगा, क्रिएट मेथड इसके साथ साथ और भी बहुत सारे पैरामीटर्स लेता है। ठीक है, तो हम बेसिकली और दो एक्स्ट्रा पैरामीटर्स के बारे में डिस्कस करेंगे, एक है टेम्परेचर और एक है टॉप अंडरस्कोर पी। ठीक है, तो पहले मैं यहाँ पे हेडिंग देता हूँ कि आज का एजेंडा क्या है। ठीक, ओके, जस्ट मिनट। तो एक है टेम्परेचर और एक है टॉप पी। ठीक है, इसको मैंने ऐसे क्यों लिखा है टेम्परेचर वर्सेस टॉप पी? क्योंकि ये दोनों को हमें इस दोनों को हमें एक साथ पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, और हम इस दोनों को कंपैरिजन भी करना पड़ेगा कि इन दोनों का यूज केस क्या है और दोनों एक दूसरे से कैसे अलग है। ये बहुत ही कंफ्यूज करता है बिगिनर को। ठीक है, तो इसलिए मैंने सोचा कि इन दोनों को एक साथ में ही पढ़ाऊंगा और एक साथ बताऊंगा कि इन दोनों में क्या डिफरेंस है और इन दोनों को कैसे यूज करना है और इंटरनली ये दोनों काम कैसे करते हैं। ठीक है, तो दोनों दोनों के बारे में डिस्कशन करेंगे, लेकिन पहले टेम्परेचर के बारे में डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो पहला जो मेरा हेडिंग है, पहला है टेम्परेचर। ठीक है, पहले टेम्परेचर के बारे में अच्छे से डिस्कशन करेंगे, उसके बाद जाएंगे टॉपिक की तरफ। लेकिन उससे पहले मैंने क्या बोला? मैंने बोला कि ये एक रिक्वेस्ट पैरामीटर, जैसे मॉडल है, इनपुट है, ऐसे है। ऐसा एक और एक पैरामीटर है जो है जिसका नाम है टेम्परेचर। मतलब पैरामीटर का नाम भी टेम्परेचर ही है। ठीक है, तो मतलब ऐसा ही जाएगा, स्पेलिंग स्पेलिंग ऐसा ही है टेम्परेचर। और टेम्परेचर बेसिकली क्या करता है? टेम्परेचर जो होता है, जो एलएलएम की तरफ से जो आउटपुट आता है ना, उस आउटपुट का जो क्रिएटिविटी है, उस क्रिएटिविटी को कंट्रोल करता है टेम्परेचर। मेरे कहने का मतलब, सपोज मतलब मैंने पाइथन को एलएलएम को पूछा कि एक्सप्लेन लिस्ट इन पाइथन। ठीक है, तो वो लिस्ट के बारे में बताएगा, लेकिन मैं टेम्परेचर को यूज करके मैं क्या कर सकता हूँ, वो जो बताने का जो तरीका है ना, उसका क्रिएटिविटी को मैं कंट्रोल कर सकता हूँ, मैं कम ज़्यादा कर सकता हूँ। अगर मैं टेम्परेचर ज़्यादा दे दिया तो उसका क्रिएटिविटी बढ़ जाएगा। वो जो एक्सप्लेन करेगा व्हाट इज लिस्ट इन पाइथन, वो क्रिएटिव वे में एक्सप्लेन करेगा। लेकिन अगर मैंने टेम्परेचर को कम कर दिया तो फिर क्रिएटिविटी क्या हो जाएगा? क्रिएटिविटी कम हो जाएगा। तो मैंने जो बोला कि टेम्परेचर को बढ़ा दिया तो क्रिएटिविटी बढ़ गया, अगर कम दिया तो टेम्परेचर को कम ज़्यादा कैसे करेंगे? टेम्परेचर जो होता है ना, वो बेसिकली एक पैरामीटर लेता है, और उस पैरामीटर का वैल्यू बेसिकली लाई करता है 0 से लेकर 2 तक। मतलब इस रेंज के अंदर वो लाई करते हैं टेम्परेचर की वैल्यू। इनमें से हम किसी भी वैल्यू को पास कर सकते हैं 0 से लेकर 2 तक। तो 0 से लेकर 2 तक मतलब क्या क्या पास हो सकता है? 0.1, 0.2 टिल 2, मतलब इससे पहले होगा 1.9 देन 2। ठीक है, मतलब इनमें से कोई एक वैल्यू हम पास कर सकते हैं क्रिएट मेथड को। जब हम क्रिएट मेथड कॉल कर रहे हैं उसी वक्त हम अगर ऐसे लिख दिया, सपोज मैंने ऐसे लिख दिया टेम्परेचर। ठीक है, मैंने अगर ऐसे लिखा टेम्परेचर इक्वल टू सपोज 0.5। इसका मतलब मैं एलएलएम को कह रहा हूँ, तो आप जो आउटपुट जनरेट करोगे ना, ये ध्यान में रखना कि टेम्परेचर को 0.5 के हिसाब से लेना है। तो अगर 0.5 के हिसाब से लेना है तो उसका जो क्रिएटिविटी का जो ऑर्डर है वो 0.5 के हिसाब से चलेगा। तो क्रिएटिविटी ज़्यादा होगा या कम होगा? क्रिएटिविटी थोड़ा कम होगा। क्यों? क्योंकि मैंने क्या बोला था, जितना ज़्यादा उतना ज़्यादा क्रिएटिविटी। तो सबसे हाइस्ट कौन है? सबसे हाइस्ट 2 है। तो 2 अगर सबसे हाइस्ट है, जो 0.5 है वो थोड़ा 0 के आसपास है, राइट? वो 2 के आसपास नहीं, वो 0 के पास है, तो थोड़ा क्रिएटिविटी कम होगा। ठीक है, तो तब हम यूज करते हैं टेम्परेचर। जब हम क्रिएटिविटी को कंट्रोल करना चाहते हैं, रैंडमनेस को कंट्रोल करना चाहते हैं, तो उस केस में हम टेम्परेचर को पास करते हैं। ठीक है, तो सपोज मान लो मेरा एक नॉर्मल क्वेश्चन है, राइट? ऐसा है कि टेल मी ए स्टोरी अबाउट ए लायन। ठीक है, मेरा सिंपल क्वेश्चन है ये, टेल मी ए स्टोरी अबाउट ए लायन। और मैंने क्या किया? मैंने पास किया टेम्परेचर इक्वल टू 2। टेम्परेचर 2 का मतलब क्या है? क्रिएटिविटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। मतलब ये जो आउटपुट देगा ना, जब ये स्टोरी जनरेट करेगा, वो स्टोरी का क्रिएटिविटी बहुत बढ़ जाएगा। ठीक है, मतलब वो डिटर्मिनिस्टिक नहीं रहेगा। डिटर्मिनिस्टिक का मतलब क्या है? मतलब प्रिडिक्टेबल जो होता है, मतलब वो हमेशा एक तरह के आउटपुट आएगा, कोई वेराइटीज नहीं आएगा इसमें, उसमें कोई इतना ज़्यादा क्रिएटिविटी नहीं होगा। लेकिन अगर मैंने टेम्परेचर को 2 रख दिया, मतलब टेम्परेचर मैंने बहुत ज़्यादा कर दिया। तो इसीलिए टेम्परेचर तो अब हमें ज़्यादा रखना चाहिए जब हमारा जो आउटपुट है ना इस टाइप का है, स्टोरी जनरेशन हो गया, कंटेंट क्रिएशन हो गया, या फिर कोई क्रिएटिव राइटिंग हो गया, तो उस केस में हम टेम्परेचर का वैल्यू ज़्यादा रखते हैं। तो टेम्परेचर का वैल्यू कम कब रखते हैं? अगर हमारा चार्टबोर्ड कोड जनरेट कर रहा है। ठीक है, मैंने सपोज मतलब मैंने एक चार्टबोर्ड बनाया जिसका काम है पाइथन कोड जनरेट करना। जब पाइथन कोड जनरेट करना, क्या इसमें हमें कोई क्रिएटिविटी ज़्यादा करने की जरूरत है? नहीं है ना, क्योंकि इसमें फिक्स रहेगा। अगर मैंने ऐसा एक क्वेश्चन पूछा 2 + 2 = कितना, 2 + 2 = कितना, हमें स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर चाहिए 4। ऐसा नहीं है ना, यहाँ पे तो कोई क्रिएटिविटी करने की जरूरत नहीं। एलएलएम क्यों यहाँ पे क्रिएटिविटी करेगा? क्रिएटिविटी कब करने लगाना चाहिए? तो अब लगाना चाहिए जब हम अगर कोई स्टोरी टेलिंग के लिए एप्लीकेशन बना रहे हैं, उस केस में। ठीक है, तो उस केस में अगर मैं टेम्परेचर को ज़्यादा रखूंगा तो वो क्रिएटिविटी को यूज करेगा, और आउटपुट जो आएगा हर बार आउटपुट एक डिफरेंट फॉर्मेट में आएगा, और मुझे हर बार लगेगा कि न्यू आउटपुट जनरेट हो रहा है। मुझे ऐसा नहीं लगेगा कि हर बार सेम आउटपुट जनरेट हो रहा है। ठीक है, तो आउटपुट का वेरिएशन बढ़ जाएगा विद द हेल्प ऑफ टेम्परेचर की वर्ड।
अगर टेम्परेचर का वैल्यू मैंने ज़्यादा रख दिया तो आउटपुट का वेरिएशन भी बढ़ जाएगा उस हिसाब से। ठीक है, तो ये एक नॉर्मल यूज केस है कि टेम्परेचर क्या है और टेम्परेचर को कैसे पास करते हैं। ठीक है, तो बेसिकली ये 0 से लेकर 2 तक रहता है। और 0 अगर मैंने टेम्परेचर 0 पास कर दिया तो क्या होगा? टेम्परेचर अगर मैंने 0 पास कर दिया तो मेरा जो आउटपुट होगा वो पूरा डिटर्मिनिस्टिक होगा, पूरा प्रिसाइज होगा। प्रिसाइज तो नहीं कह सकते, पूरा डिटर्मिनिस्टिक होगा, मतलब प्रेडिक्टेबल होगा। मैं जैसा प्रेडिक्ट कर लूंगा ना वो ऑलमोस्ट ऐसा ही आउटपुट आएगा हमेशा। लेकिन अगर मैंने 2 कर दिया तो मेरा आउटपुट बार बार, जब जितनी बार भी मैं एलएलएम से आउटपुट मांगू ना, हर बार पॉसिबिलिटी ये है कि आउटपुट मुझे डिफरेंट नजर आएगा। लेकिन अगर 0 रख दिया, ज़्यादा चांस है कि आउटपुट मुझे हर बार सेम ही दिखे। क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ पे क्रिएटिविटी को पूरा 0 कर दिया। वो क्रिएटिविटी कुछ लगाएगा ही नहीं, एलएलएम उसके तरफ से कुछ ऐसा कुछ मतलब ट्राई करेगा ही नहीं। ठीक है, तो ये होता है टेम्परेचर। तो टेम्परेचर में बेसिकली क्या होता है, टेम्परेचर हम तब यूज करते हैं जब हम एलएलएम का जो आउटपुट है उसका जो क्रिएटिविटी है उसको अगर हम कंट्रोल करना चाहते हैं तब हम टेम्परेचर पैरामीटर का यूज करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया एक सिंपल आइडिया अबाउट दी टेम्परेचर। और उसके बाद एक होता है टॉप अंडरस्कोर पी। ठीक है, टॉप अंडरस्कोर पी क्या है? टॉप अंडर, जैसे टेम्परेचर था, टेम्परेचर का हम क्या पास कर रहे थे, एक कोई वैल्यू, और वैल्यू कहाँ पे कहाँ तक था, 0 से लेकर 2 तक। ऐसे टॉप पी क्या है? टॉप पी भी एक हमसे एक पैरा वैल्यू लेता है। वो वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लेता है? 0 से लेकर 1 तक। 0 से लेकर 1 तक में ही मतलब इसी के अंदर ही मैं कुछ ना कुछ वैल्यू पास कर सकता हूँ। इससे ना आगे पास कर सकता हूँ ना पीछे पास कर सकता हूँ। ऐसे टेम्परेचर में भी था, टेम्परेचर का जो रेंज था 0 से लेकर 2 तक, अगर मैं इससे पहले का कोई वैल्यू या फिर इसके आगे का कोई वैल्यू पास कर दूंगा तो वो मुझे एरर थ्रो करेगा। वो हम तब देखेंगे जब हम इसका कोड इंप्लीमेंट करेंगे थोड़ी देर में। ठीक है, पहले मैं थोड़ा बहुत आइडिया दे देता हूँ कि टेम्परेचर क्या होता है, टॉप पी क्या होता है, उसके बाद हम इसका प्रैक्टिकल भी इंप्लीमेंट करके देखेंगे। ठीक है, तो मैंने क्या बोला कि टॉप पी जो है वो 0 से लेकर 1 तक रहता है। तो 0 ना तो मैं 0 से पहले कुछ पास कर सकता हूँ ना 1 के बाद कुछ पास कर सकता हूँ। इन दोनों के बीच में ही मुझे पास करना पड़ेगा। और टेम्परेचर की क्या है? 0 से लेकर 2 तक। और मैंने और एक चीज बताना भूल गया है, ये जो टॉप पी है ना, अगर मान लो मैं टॉप पी या फिर टेम्परेचर किसी को पास नहीं कर रहा हूँ, जो मैं क्रिएट मेथड को कॉल कर रहा था, क्लाइंट डॉट रेस्पॉन्सेज डॉट क्रिएट, ये वाला मेथड। ठीक है, यहाँ पे तो मैंने कुछ पास किया नहीं टेम्परेचर, ना तो ना कि मैंने टेम्परेचर पास किया ना कि मैंने टॉप पी पास किया। तो फिर क्या होगा? एलएलएम क्या करेगा? क्या एलएलएम के पास कोई टॉप पी जाएगा या फिर कोई टेम्परेचर जाएगा? जाएगा। कौन क्या जाएगा? दोनों का डिफॉल्ट वैल्यू है 1। ये है डिफॉल्ट वैल्यू। ये किसका डिफॉल्ट वैल्यू है? दोनों का, टेम्परेचर का भी टॉप पी का भी। मतलब अगर मैंने कुछ पास नहीं किया तो दोनों के लिए क्या पास होगा? मतलब ये जो मेथड है ये मुझे दिख रहा है ऐसा, लेकिन यहाँ पे और 2 पैरामीटर भी है। और 2 पैरामीटर कैसे जा रहा है? ऐसा जा रहा है। और एक पैरामीटर जा रहा है ऐसा, टेम्परेचर इक्वल टू 1, और एक जा रहा है टॉप अंडरस्कोर पी इक्वल टू 1। ये दोनों इंटरनली पास हो रहे हैं, जो कि हमें नहीं दिख रहा है, लेकिन इंटरनली वो जा रहा है, वो ऑटोमेटिक ऐड होकर जा रहा है। वो डिफॉल्ट पैरामीटर, डिफॉल्ट वैल्यू है। ठीक है, अब हम क्या चाहते हैं? हम उन दोनों को ओवरराइड करना चाहते हैं। मैं चाहता हूँ कि टेम्परेचर मेरे हिसाब से पास करूँ, मैं 1 नहीं पास करना चाहता हूँ। अगर 1 मुझे पास करना है तो मैं क्यों लिखूंगा यहाँ पे, क्योंकि वो तो बाई डिफॉल्ट है। ठीक है, मैं चाहता हूँ कि टेम्परेचर में पास करना चाहता हूँ सपोज 0.5, तो मुझे मैनुअली पास करना पड़ेगा। मैं चाहता हूँ टॉप की पास हो 0.8, तो फिर मैं मैनुअली पास करूँगा। ठीक है, तो टेम्परेचर का तो मतलब हमने समझ लिया। लेकिन मैंने जो टॉप पी के बारे में बता रहा हूँ, सपोज माना मैंने टॉप पी रखा 0.8, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब जानने से पहले मैं एक बार आपको बताता हूँ कि जो एलएलएम का जो आउटपुट आता है वो आउटपुट का नेचर कैसे आता है। मतलब नेचर का कहने का मतलब वो आउटपुट जनरेट होता है कैसे, एलएलएम कैसे उसको जनरेट करके हमें दिखाता है। ठीक है, तो उसको समझने के लिए पहले एक जनरल सा क्वेश्चन लेते हैं। सपोज मान लो मैंने क्वेश्चन पूछा है एलएलएम को। सपोज मेरा क्वेश्चन है व्हाट इज लिस्ट इन पाइथन। और सपोज मान लो एलएलएम ने आंसर दिया पाइथन ओ नहीं, ये क्वेश्चन नहीं लेते। ठीक है, मैं क्वेश्चन को मॉडिफाई करता हूँ। क्वेश्चन को क्या करता हूँ, मैं क्वेश्चन सिंपल रखता हूँ। ठीक है, मैं सिंपल क्वेश्चन रखता हूँ, ये सब नहीं पूछता हूँ। मैं पूछता हूँ कि व्हाट इज पाइथन। ठीक है, मेरा क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज पाइथन। ये क्वेश्चन मेरे एलएलएम के लिए है, और एलएलएम ने क्या जवाब दिया? पाइथन इज ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है, ये एलएलएम की तरफ से आउटपुट आया। एलएलएम को मैंने भेजा क्या? व्हाट इज पाइथन, और एलएलएम ने बताया पाइथन इज ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। लेकिन ये आउटपुट आया कैसे? ये जनरेट हुआ कैसे? एलएलएम इसको कैसे जनरेट किया? मैंने जो स्टार्टिंग में 2 या 3 लेक्चर्स में मैंने बताया था कि एलएलएम जब भी जो आउटपुट देता है वो आउटपुट टेक्स्ट फॉर्मेट में, टेक्स्ट फॉर्म में नहीं देता है। वो किस फॉर्म में देता है? वो टोकन के फॉर्म में देता है। ठीक है, मतलब ये जो सब दिख रहा है ना, ये तो दिख रहा है हमें एज ए टेक्स्ट आउटपुट, लेकिन इंटरनली एलएलएम ने इसको एज ए टोकन्स जनरेट करके हमें रिटर्न किया है। वो टोकन फर्दर क्या हो रहा है? टेक्स्ट में कन्वर्ट होकर हमें यूआई में दिख रहा है या फिर हमारे एप्लीकेशन में दिख रहा है, जहाँ पे भी है। लेकिन एलएलएम क्या करता है? एलएलएम को ना तो टेक्स्ट समझ में आता है ना कुछ समझ में आता है। वो लेता भी इन टोकन और देता भी टोकन। ठीक है, तो वो हमेशा क्या करता है? हमेशा एक प्रेडिक्शन के बेसिस पे हमें टोकन रिटर्न करता है, और वो टोकन एक एक करके ऐड होता जाता है हमारे आउटपुट में, और फाइनल आउटपुट हमें दिख जाता है।
ठीक है, मतलब क्या होता है कि मैंने जो पूछा व्हाट इज पाइथन, तो एलएलएम ने पहले प्रेडिक्ट किया पाइथन। मैं इस आउटपुट की बात कर रहा हूँ, ठीक है। मतलब एलएलएम कैसा प्रेडिक्ट किया, पहले प्रेडिक्ट किया पाइथन, उसके बाद प्रेडिक्ट किया होगा एज, उसके बाद प्रेडिक्ट किया ए, इसके उसके बाद प्रेडिक्ट किया प्रोग्रामिंग। ठीक है, ऐसे एक एक करके प्रेडिक्ट करता जा रहा है और वो हमें आउटपुट में दिखाता जा रहा है। ठीक है, तो फाइनल आउटपुट वो ऐसे दे दिया। लेकिन वो इंटरनली क्या कर रहा था, पहले पाइथन को प्रेडिक्ट किया होगा, उसके बाद ईज को प्रेडिक्ट किया होगा, उसके बाद ए को प्रेडिक्ट किया होगा, प्रोग्रामिंग को प्रेडिक्ट किया होगा, लैंग्वेज को प्रेडिक्ट किया होगा, और ऐसे प्रेडिक्ट करते करते वो हमें फाइनल आउटपुट तक पहुंचा देता है। ठीक है, तो वो इंटरनली ऐसे जनरेट होता है। तो इसको अगर हम डायग्राम में करके देखेंगे, मैं इसको एक डायग्राम में समझाता हूँ। ठीक है, मैं क्यों क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि टॉपिक को समझने के लिए इसको समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो सपोज मान लो मेरा यहाँ पे एलएलएम है। ठीक है, ये एलएलएम यहाँ पे बैठा है, ये है मेरा एलएलएम मॉडल। ठीक है, मेरा क्वेश्चन क्या था, व्हाट इज पाइथन। ये मेरा क्वेश्चन किसको था, एलएलएम को था। मतलब ये जो हमारा कोड था, सपोज मान लो इस कोड में मेरा यहाँ पे जो मैसेजेस है, मतलब यहाँ पे मैं सपोज मान लो डायरेक्ट क्वेश्चन पास कर रहा हूँ, जो व्हाट इज पाइथन मैं डायरेक्ट यहीं पे पास कर रहा हूँ। तो मतलब मैंने ये क्वेश्चन पास किया किसको, एलएलएम को। एलएलएम का फाइनल आउटपुट आउटपुट क्या था, पाइथन इज ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। लेकिन ये तो यहाँ पे हमें डायरेक्ट दिख गया, लेकिन ये स्टेप एक ही स्टेप में ये जनरेट नहीं होगा, ये मल्टीपल स्टेप्स में जनरेट हुआ होगा, और हर एक स्टेप में एक एक टोकन आया होगा, वो फिर फर्दर क्या हो रहा होगा, वो ऐड हो के लास्ट में हमें फाइनल आउटपुट दिख रहा होगा। ठीक है, तो जैसे मैंने पूछा व्हाट इज पाइथन, मैंने एलएलएम को कॉल किया, तो एलएलएम क्या करा होगा, पहले स्टेप वन में क्या जनरेट किया होगा, सिर्फ इतना पाइथन, सिर्फ इतना। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, स्टेप वन में क्या होगा, व्हाट इज पाइथन मैंने पूछा था, और वहां उसके तरफ से आया पाइथन। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा पता है, ये जो था व्हाट इज पाइथन, और वहां से क्या जनरेट होकर आया था, प्लस पाइथन। ठीक है, ये था मेरा पहला क्वेश्चन, ये था मेरा मतलब एक्चुअल क्वेश्चन। और पाइथन जो अभी तक जनरेट हुआ है, मेरा फाइनल आउटपुट अभी तक जनरेट हुआ नहीं, एलएलएम ने सिर्फ और सिर्फ पाइथन ही जनरेट किया है, तो वो क्या करेगा, ये दोनों फिर से जाएगा एलएलएम के पास। ठीक है, मतलब एलएलएम इसको इंटरनल कर रहा है। ठीक है, मतलब एलएलएम फिर से गया, और फिर से वहां से आया, सपोज मान लो ईज। तो मतलब अब मेरा क्या बन जाएगा, मेरा जो फाइनल जो एक्चुअल क्वेश्चन था क्या था, व्हाट इज पाइथन, वो तो रहेगा ही, प्लस जो आउटपुट क्या हो रहा है, अपेंड हो रहा है, आउटपुट धीरे धीरे बढ़ रहा है। पहले था पाइथन, अब ईज आया और ईज ऐड हो गया, तो अब मेरा आउटपुट कहाँ तक जनरेट हुआ है, पाइथन ईज तक। अब क्या होगा, ये दोनों फिर से जाएंगे एलएलएम के पास, फिर से वहां से आएगा, इस बार आएगा ए, और ए क्या होगा, ए ऐड हो जाएगा ईज में। तो मतलब मेरा बन जाएगा क्या, पाइथन ईज ए। उसके बाद ये पूरा जाएगा फिर एलएलएम के पास, फिर आएगा, सपोज मान इस बार आया प्रोग्रामिंग। ठीक है, तो मेरा क्या बन जाएगा, पाइथन इज ए प्रोग्रामिंग। ठीक है, व्हाट इज पाइथन प्लस पाइथन इज ए प्रोग्रामिंग, फिर ये दोनों जाएंगे फिर एलएलएम के पास, फिर वहां से आएगा, सपोज मान लो लैंग्वेज। ठीक है, अब बन जाएगा हमारा पूरा लाइन लैंग्वेज, अब जाके ये आउटपुट दिखेगा। ठीक है, मैंने क्या बोला, मैंने ये बोला कि मैंने पहले एलएलएम को पूछ लिया कि व्हाट इज पाइथन, ये मेरे स्टेप वन में एलएलएम को भेज दिया। एलएलएम ने क्या करा, यहाँ तक मैं था, ठीक है, व्हाट इज पाइथन करके मैंने एंटर दबा दिया, एलएलएम हिट हो गया। एलएलएम मतलब एलएलएम को मिल गया, क्वेश्चन मिल गया। अब एलएलएम क्या करा, एलएलएम पहले जनरेट किया पाइथन, क्योंकि वो टोकन्स बाई टोकन जनरेट करता है, एक ही बार में सब कुछ जनरेट नहीं करता, वो टोकन बाई टोकन जनरेट करता है। तो स्टेप वन में उसने क्या करा, उसने पाइथन जनरेट किया। उसके बाद क्या होगा पता है, ये इंटरनली होगा, ऐसा नहीं है कि मैं फिर से यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है, एपीआई कॉल तो एक बार है, मैंने एक एपीआई कॉल कर दिया, उसके बाद ये जो सारे प्रोसेस है ना, यहाँ ये एपीआई कॉल नहीं हो रहा है, ये एलएलएम खुद उसके अंदर इंटरनली कर रहा है, वो इंटरनली स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस कर रहा है। तो इंटरनली स्टेप बाय स्टेप क्या कर रहा है, जितना टोकन बन चुका था, कितना टोकन बन चुका था, स्टेप वन में ऑलरेडी सिर्फ पाइथन बना था, उसके बाद ये पाइथन बन के यहाँ इसके पास जाएगा, उसके बाद ईज आएगा, ईज आया और बना क्या, पाइथन ईज। पाइथन ईज इतना बन के वहां पे गया, फिर आया ए, बोला कितना बना, पाइथन ईज ए। उसके बाद गया फिर पाइथन ईज ए, फिर आया वहां से प्रोग्रामिंग, बोला क्या क्या बना, पाइथन ईज ए प्रोग्रामिंग। फिर इतना गया एलएलएम के पास, फिर वहां से आया लैंग्वेज। ठीक है, मतलब मैं इसको फिर से समझाता हूँ। तो मतलब ये मेरा एलएलएम है। ठीक है, एलएलएम ने पहले क्या जनरेट किया, पहले जनरेट किया पाइथन। ठीक है, पाइथन गया, उसके साथ वो भी गया जा रहा है, राइट, व्हाट इज पाइथन, और वहां से आया सपोज ईज। अब मेरा क्या बन गया, पाइथन ईज, ये गया। अब आया ए, अब मेरा क्या बन गया, पाइथन ईज ए, ये गया। फिर वहां से क्या आया, प्रोग्रामिंग। अब मेरा क्या बन गया, पाइथन इज ए प्रोग्रामिंग, फिर ये गया। फिर वहां से आया क्या, लैंग्वेज। ठीक है, अब मेरा पूरा फाइनल क्या बन गया, पाइथन इज ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ऐसा। ठीक है, तो ये एलएलएम इंटरनली प्रोसेस करता है, इसका मतलब
ये था हमारा स्टेप 1। स्टेप 1 में सिर्फ पाइथन जनरेट हुआ। स्टेप 2 में क्या हुआ? स्टेप 2 में इज जनरेट हुआ था, और जो प्रीवियस टोकन ऑलरेडी जनरेट हुआ था स्टेप 1 में, वो दोनों मिल गए और मिलकर क्या हुआ? पाइथन इज। फिर स्टेप 3 में क्या हुआ? स्टेप 3 में ए आया, फिर ए मिल गया उसके साथ। इसका मतलब हर बार जब टोकन आएगा ना जनरेट होकर एलएलएम से, जो प्रीवियसली जो ऑलरेडी जनरेटेड टोकन से उसके साथ वो अपेंड होगा। कब तक चलेगा ये प्रोसेस? ये तब तक चलेगा जब तक हमें एलएलएम पूरा आउटपुट जनरेट करके ना दे, जब तक उसने पूरा सेंटेंस बना के ना दे पाइथन इज ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ये प्रोसेस तब तक कंटिन्यू होगा। और ये प्रोसेस कौन कर रहा है? ये प्रोसेस एलएलएम इंटरनली कर रहे हैं। ये जो इंटरनली प्रोसेस हो रहा है, कौन सा प्रोसेस? स्टेप 1 में पाइथन गया, मतलब स्टेप 1 में पाइथन जनरेट हुआ, फिर पाइथन गया, फिर ईज आया, फिर पाइथन और इस दोनों मिल के गए, फिर ए आया, फिर दोनों तीनों मिल के गए, फिर प्रोग्रामिंग आया, फिर मिल के गए। ये इसी प्रोसेस को बोलते हैं ऑटो रिग्रेसिव जनरेशन। ऑटो रिग्रेसिव जनरेशन इसी प्रोसेस को बोलते हैं। कौन सा प्रोसेस? ये जो इंटरनली जो एलएलएम खुद कर रहा है, इंटरनली कौन सा प्रोसेस कर रहा है? टोकन जनरेट का जो प्रोसेस कर रहा है। और टोकन जनरेशन का प्रोसेस भी क्या हो रहा है? अगर मैं nth स्टेप में अगर है, अगर मान लो nth स्टेप नहीं लेते, सपोज मान लो एलएलएम 7th स्टेप में है, 7th स्टेप में अगर वो है तो वो क्या करेगा? 6th स्टेप तक जितना भी टोकन बन चुका था उसको ऐड करेगा, उसको एज ए इनपुट भेजेगा, फिर वहां से आउटपुट आएगा। उसके बाद जब 8th स्टेप में क्या होगा? 7th स्टेप तक जितना भी टोकन्स बन चुका था उसको जाएगा, भेजेगा एज ए इनपुट, तब वहां पे आउटपुट आएगा। फिर ऐसा तो ये प्रोसेस कंटिन्यू चलता रहेगा। इसका मतलब एलएलएम को नेक्स्ट टोकन जनरेट करने के लिए भी पहले से जितना टोकन्स ऑलरेडी जनरेट हो चुका था उसको भी पास करना पड़ेगा, उसको भी वो यूज करेगा, उसको यूज करके ही वो नेक्स्ट टोकन जनरेट कर पाएगा, नहीं तो वो नेक्स्ट टोकन को जनरेट नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो एक आइडिया क्या मिला? जो स्टेप 1 में जो आउटपुट बन के आ रहा है वो स्टेप 2 में इनपुट बन के जा रहा है, फिर जो स्टेप 2 में आउटपुट बन के आया था वो स्टेप 3 में इनपुट बन के गया, फिर नेक्स्ट स्टेप में जो आउटपुट बन के आ रहा है उसके नेक्स्ट स्टेप में वो इनपुट बन के जा रहा है। ठीक है, मतलब यहाँ पे ऐसा हो रहा है। सपोज मान लो ये ऐसा है, इसने मुझे आउटपुट दिया, सपोज मान लो आउटपुट दिया ए, उसके बाद क्या होगा? ये ए खुद इनपुट बन के फिर जाएगा, ऐसा ये इनपुट बन के गया। और सपोज मान लो ये मुझे आउटपुट दिया बी, नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा? ए प्लस बी दोनों मिल जाएंगे, दोनों इनपुट बन जाएंगे, फिर एलएलएम के पास जाएंगे। और उसने मान लो दिया सी एज ए आउटपुट, नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा? ए प्लस बी तो जो था ऑलरेडी पहले, और सी जो अभी आउटपुट बन के आया था वो फिर से इनपुट बन गया एलएलएम के लिए, और तीनों मिलकर जा रहे हैं। ठीक है, ये जो प्रोसेस है ये एलएलएम इंटरनली खुद करता है, इसमें हमारा कोई काम नहीं है। हमारा काम सिर्फ कितना था? हमारा काम सिर्फ इतना था, व्हाट इज पाइथन, और हिट एंटर, कॉल दी एपीआई। मैंने एपीआई को कॉल कर दिया, उसके बाद एलएलएम इंटरनली सब कुछ कर रहा है। ये जो इंटरनली प्रोसेस, इसी को बोलते हैं ऑटो रिग्रेसिव जनरेशन। ऑटो क्यों? ऑटो मतलब सेल्फ, क्योंकि वो खुद कर रहा है ना जनरेशन, अपने आप कर रहा है सब कुछ। प्रीवियसली जो टोकन जितने भी जनरेट हो चुका था उसको यूज करके वो नेक्स्ट टोकन को प्रेडिक्ट कर रहा है। ठीक है, तो हमें जब भी कोई क्वेश्चन हम एलएलएम को पूछते हैं, कुछ भी पूछते हैं, चैट जीपीटी में जो कुछ भी पूछते हैं ना वो इंटरनली ऐसा ही होता है। वो तो आउटपुट आपको वहाँ पे डायरेक्ट दिख जाता है। मैंने टाइप किया व्हाट इज लिस्ट इन पाइथन, उसने डायरेक्टली आउटपुट दे दिया, लेकिन वो आउटपुट आया कैसे? वो आउटपुट इसी फॉर्मेट में आया। ये जो ऑटो रिग्रेसिव जनरेशन है ना, इसी प्रोसेस को यूज करके एलएलएम ने हमें वो सारा आउटपुट दिखाता है। हमेशा जो नेक्स्ट टोकन, जो nth टोकन आता है वो कैसे आता है? n-1 टोकन जो बन चुका है उसको यूज करके आता है। मैं अगर 8th टोकन मुझे दे रहा है, ठीक है, 8th टोकन अगर मुझे एलएलएम दे रहा है, मतलब 1 से लेकर 7 तक जो टोकन बन चुका था उसको वो यूज करेगा और फिर 8th टोकन को प्रेडिक्ट करेगा, फिर उसको देगा। फिर नेक्स्ट स्टेप में वो 8th टोकन खुद का खुद क्या बन जाएगा? फिर इनपुट बन जाएगा। मतलब 1 से लेकर फिर 8 तक जितने भी जो टोकन बना था वो फिर इनपुट बन जाएगा 9th स्टेप के लिए। फिर 9th स्टेप में एक टोकन आएगा, फिर वो 1 से लेकर 9 तक वो सब कुछ बन जाएगा इनपुट, फिर आएगा 10th टोकन। और ऐसा चलता रहेगा कब तक? तब तक चलता रहेगा जब तक हमारा आउटपुट कंप्लीट ना हो गया हो। ये एलएलएम इंटरनली खुद का खुद ये प्रोसेस चलाता रहता है। ठीक है, तो हमने क्या समझा? ऑटो रिग्रेसिव जनरेशन को हमने अच्छे से समझ लिया कि एलएलएम कैसे करता है। तो हमने ये सब क्यों बताया? क्योंकि हमें टॉप पी और टेम्परेचर को और अच्छे से समझना है, इसलिए मैंने ये सब बताया। ठीक है, तो अब जाते हैं टॉप पी के ऊपर। मेन कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, बहुत बार इंटरव्यू में भी पूछते हैं कि टॉप पी क्या होता है और ये इंटरनली कैसे काम करता है। ठीक है, टॉप पी को जाने से पहले मैंने जो बताया, मैंने क्या बताया कि ये जो मैंने पूछा व्हाट इज पाइथन, पाइथन इज ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ये कैसे आया? ये टोकन के बेसिस पे आया। जो पहले जो टोकन प्रेडिक्ट किया था, सपोज पाइथन इज ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का जो पहला टोकन है पाइथन, और मैं ये एजम्पशन पे चल रहा हूँ कि हर एक वर्ड हर एक टोकन है, लेकिन ऐसा होता नहीं है।
ये मैं स्टार्टिंग में कुछ लेक्चर्स में भी बताया था कि हर एक टोकन्स हर एक वर्ड नहीं होता है, और कैसे होता है वो हमने तब बात किया था। ठीक है, ये डिपेंड करता है कि मॉडल के ऊपर। हो सकता है कि पाइथन एक वर्ड एक टोकन भी हो सकता है, या फिर ये मल्टीपल टोकन भी हो सकता है। ठीक है, तो वो कैसा होता है वो हमने ऑलरेडी डिस्कशन कर लिया था। लेकिन हाँ, हम यहाँ पे एजम्पशन ये ले रहे कि पाइथन को मान रहे ये वन टोकन है, ये एक ही टोकन है। ठीक है, मैं ये एजम्पशन पे हूँ कि मैंने जो पूछा व्हाट इज पाइथन, उसने जो बोला पाइथन इज ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, तो पहला जो प्रेडिक्शन था टोकन का वो था पाइथन। लेकिन ये पाइथन को कैसे प्रेडिक्ट किया? क्यों? क्योंकि जब भी हम कोई क्वेश्चन पूछते हैं ना एलएलएम को, क्या होता है, एलएलएम के पास बहुत सारे टोकन्स होते हैं, ऐसे T1, T2, T3, T4 एंड सो ऑन, ऐसे बहुत सारे होते हैं, और सबका एक प्रोबेबिलिटी होता है। सपोज इसका प्रोबेबिलिटी है 0.0015, 0.000025, 0.000035, ऐसा बहुत सारे टोकन्स होते हैं, और हर एक टोकन के एक प्रोबेबिलिटी असाइन होता है, और उनमें से वो एक टोकन्स को प्रेडिक्ट करके उठा के दिखाता है। तो उनमें से वो टोकन्स कैसे प्रेडिक्ट होता होगा, वो डिपेंड करता है टेम्परेचर और टॉप पी के ऊपर। अगर मैंने टॉप पी कुछ पास नहीं किया तो वो इनमें से किसी भी एक को उठा के दे देगा, लेकिन अगर मैंने टॉप पी पास किया तो फिर प्रॉब्लम है। तो फिर हम एलएलएम रैंडमली उठा के नहीं देगा, वो फिर कैसे उठाएगा आप समझते। मैंने क्या बोला? मैंने बोला जो टॉप पी है ना, इसका वैल्यू 0 से लेकर 1 तक लाई करते हैं, मतलब 0 से 1 तक कोई वैल्यू हम पास कर सकते हैं। अगर मैंने कुछ पास नहीं किया तो, मैंने अगर कुछ नहीं पास किया तो डिफॉल्ट वैल्यू हुई 1। ठीक है, तो क्या होगा, एलएलएम इंटरनली क्या करता है, जैसे मैंने पूछा व्हाट इज पाइथन, तो पहले स्टेप में क्या होगा, उसके पास बहुत सारे टोकन्स आए होंगे, ऐसा T1 T2 से लेके ऐसे बहुत सारे टोकन्स होंगे, और इनका कुछ प्रोबेबिलिटी होगा। सपोज P1, P2, P3, इनका कुछ प्रोबेबिलिटी होगा। ठीक है, सपोज मान लो यहाँ पे टोटल 50 टोकन्स है, 50 सपोज। तो आपको तो फिर ये जो जितने सारे टोकन्स है ना, P1 P2 P3, इन सबको अगर मैं मिला दूं तो कितना होगा, P3 प्लस टिल P50, इनका वैल्यू हमेशा 1 ही होगा, हमेशा, क्योंकि प्रोबेबिलिटी का वैल्यू हमेशा 1 ही होता है, राइट। 1 से ज़्यादा नहीं होता है प्रोबेबिलिटी का वैल्यू। और ये जो टोकन्स जो आते हैं ना, हर एक टोकन का एक प्रोबेबिलिटी असाइन होता है, और उन सबका अगर प्रोबेबिलिटी को मैं ऐड कर दूं तो 1 होता है, 1 होगा। तो अगर मैं टॉप पी पास नहीं किया और डिफॉल्ट वैल्यू अगर 1 है, इसका मतलब क्या है, ये जो लिस्ट है ना, इन सबको कंसिडर करो, यहाँ पे जितने भी टोकन है सबको कंसिडर करो, किसी को भी मत छोड़ो, सबको कंसिडर करा जाएगा, और एलएलएम उन्हीं में से किसी एक को उठा के देगा। लेकिन अगर मैंने टॉप पी का वैल्यू चेंज कर दिया तो डिफॉल्ट के बजाय मैंने ऐसे पास कर दिया टॉप अंडरस्कोर पी इक्वल टू सपोज 0.5, तो अब क्या करेगा एलएलएम? एलएलएम पहले क्या कर रहा था, अगर टॉप पी 1 है तो सबको कंसिडर कर रहा था, क्योंकि सबका प्रोबेबिलिटी अगर मिला दिया जाए तो 1 होगा, तो वो सबको कंसिडर कर रहा था। लेकिन अब मैंने क्या किया, मैंने टॉप पी इक्वल टू 0.5 कर दिया, तो अब क्या करेगा पता है, ये सिर्फ वही टोकन को कंसिडर करेगा जिनका प्रोबेबिलिटी मिलाकर 0.5 तक होता है। मतलब मैंने जो बोला कि एलएम के पास क्या होता है, जब भी कोई नेक्स्ट टोकन को प्रेडिक्ट करना है, उसके पास पूरा एक लिस्ट आ जाता है, टोकन्स का एक पूल आ जाता है, उसमें T1 T2 T3 T4 T5 ऐसे होता है, और सबके पास एक प्रोबेबिलिटी होता है। और एलएलएम क्या करते हैं, उन सबको डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करते हैं, डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करता है। ठीक है, सपोज मान लो मेरे पास ऐसा आया T1 T2 T3 और ऐसे Tn, और मान लो T1 का प्रोबेबिलिटी है 0.4, तो T2 का प्रोबेबिलिटी क्या होगा, या तो 0.4 या उससे कम, क्यों, क्योंकि ये डिसेंडिंग ऑर्डर में स्टोर है। तो अगर मान लो इसका T2 का अगर 0.5 है तो ये यहाँ नहीं आ सकता, अगर T2 का 0.5 है तो उसको ऊपर आना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि एलएलएम उसको डिसेंडिंग ऑर्डर में स्टोर करता है। ठीक है, तो अभी के लिए मानते हैं कि इसका प्रोबेबिलिटी है सपोज 0.3, और इसका है 0.0015, इसका है 0.000025, ऐसा। ठीक है, ऐसा है। तो मैंने क्या बोला, एलएलएम जब नेक्स्ट टोकन प्रेडिक्ट करेगा, पहले उसके पास एक टोकन्स का पूल आ जाता है, बहुत सारे टोकन्स उसमें होते हैं, और हर एक टोकन के पास एक प्रोबेबिलिटी होता है, और हर एक टोकन्स डिसेंडिंग ऑर्डर में स्टोर होकर रहते हैं। ठीक है, ऊपर से लेकर नीचे तक, मतलब सबसे जो बड़ा है वो ऊपर बैठा है, उसके बाद उसके नीचे, तो ऐसा होकर वो ऑर्डर में स्टोर होता है। और अगर मैंने पास किया टॉप पी इक्वल टू 0.5, तो इस पॉइंट में क्या करेगा पता है एलएलएम, वो पहले देखेगा कि ये पहले, ये तो हमारे पास टोकन्स का पूल है, वो और एक पूल मेंटेन करेगा यहाँ पे एक्स्ट्रा। ये कब करेगा, अगर मैंने टॉप पी कुछ और पास किया है, 1 पास नहीं किया, 1 तो डिफॉल्ट है, अगर मैंने 1 को ओवरराइड करके कुछ और पास किया, तो उस केस में एलएलएम क्या करेगा, ये जो टोकन्स का पूल है ना, इसको ब्लाइंडली फॉलो नहीं करेगा। पहले क्या करता था, इसको ब्लाइंडली फॉलो करता था, इसमें से किसी को एक उठा के दे देता था अगर टॉप पी का वैल्यू 1 है तो। लेकिन अगर टॉप पी का वैल्यू 0.5 है तो वो क्या करेगा, पहले T1 को देखेगा, T1 को यहाँ पे डालेगा, और T1 का प्रोबेबिलिटी क्या है 0.4, क्या 0.4 0.5 से छोटा है, यस, तो वो आगे बढ़ेगा, आगे बढ़ गया किसको,
आगे जब जाएगा किसको दिखेगा, वो किसको दिखेगा, T2, तो T2 को इसमें डालेगा और T2 को प्रोबेबिलिटी और T1, अभी तक इसमें कौन कौन है, T1 T2, और दोनों का प्रोबेबिलिटी को ऐड करेगा, दोनों का प्रोबेबिलिटी अगर मिला दे तो कितना होगा 0.7। क्या 0.7 0.5 से बड़ा है, यस, तो यहीं पे रुक जाएगा, अब नीचे जाएगा ही नहीं। मैंने क्या बोला फिर से, मैंने बोला टॉप पी इक्वल टू 0.5 मैंने पास कर दिया। मैंने बोला कि अगर टॉप पी को मैं अपनी तरफ से कुछ वैल्यू पास कर रहा हूँ, वन पास नहीं कर रहा हूँ, मैं भी अगर वन तो डिफॉल्ट है, अगर मैंने भी खुद भी अगर वन पास कर दिया तो वन पास करने का तो कोई मतलब ही नहीं रहा, क्योंकि वन डिफॉल्ट मैं क्यों पास करूंगा। अगर फिर भी अगर मैंने पास किया टॉप पी इक्वल टू 1 तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, एलएलएम इनमें से किसी को एक उठाएगा, इसको मेंटेन नहीं करेगा, वो जो एक्स्ट्रा कैंडिडेट पूल इसको कैंडिडेट पूल भी कहते हैं, इसको ये मेंटेन नहीं करेगा। लेकिन अगर मैंने टॉप पी का वैल्यू कुछ और पास किया एक्सेप्ट 1, तो फिर ये सारा ड्रामा स्टार्ट हो जाएगा उसकी तरफ से। ड्रामा कौन सा, पहले क्या करेगा, पहला जो वैल्यू होगा उसको उठाएगा कैंडिडेट पूल में डाल देगा, ठीक है, और उसका प्रोबेबिलिटी क्या है 0.4, क्या 0.4 टॉप पी से छोटा है, यस, तो फिर वो नेक्स्ट टोकन को उठाएगा कैंडिडेट पूल में डाल देगा T2, फिर इन दोनों को जितना डाल चुका है, जितना कैंडिडेट पूल में अभी है, उन सबका प्रोबेबिलिटी ऐड करेगा, ऐड करके देखेगा कि ये टॉप पी से ज़्यादा है कि या कम है। अगर टॉप पी से कम है तो फिर आगे जाएगा, अगर टॉप पी से ज़्यादा है तो फिर रुक जाएगा, तो रुक जाएगा तो फिर अब क्या करेगा, अब एलएलएम इसको कंसिडर नहीं करेगा, यहाँ नहीं देखेगा। अब जो एलएलएम जो नेक्स्ट टोकन का जो आउटपुट हमें देगा ना, वो इन्हीं में से किसी एक को देगा, या तो T1 या तो T2, ना तो वो T3 तक जाएगा, ना तो वो T4 तक जाएगा, ना T5 T6, किसी को भी कंसिडर नहीं करेगा, वो सब डिस्कार्ड हो जाएंगे। सिर्फ और सिर्फ वही टोकन्स कंसिडर करा जाएगा जो कैंडिडेट पूल के अंदर है, और कैंडिडेट पूल के अंदर कौन कौन है, T1 एंड T2, और कोई नहीं है। क्यों T1 एंड T2 है, क्योंकि इन्हीं दोनों का प्रोबेबिलिटी टॉप पी से, मतलब जस्ट टॉप पी है या फिर टॉप पी से थोड़ा ऊपर है, क्योंकि टॉप पी तक जैसे ही टॉप पी तक पहुंच जाएगा ना, हम कैंडिडेट पूल में अब किसी को अलाउ नहीं करेंगे, ठीक है। मैं इसको और एक एग्जांपल देकर समझाता हूँ। सपोज मान लो मैंने एलएलएम को पूछा सिंपल क्वेश्चन, ठीक है, मैंने ऐसा पूछा दिस स्काई इज, और मैंने एम्प्टी छोड़ दिया, और एलएलएम को बोला कंप्लीट दिस सेंटेंस। मैंने एलएलएम को क्या पूछा, दिस स्काई इज बोल के छोड़ दिया, और ये जो क्वेश्चन पूछा ना इसी वक्त मैंने पास किया टॉप अंडरस्कोर पी इक्वल टू कितने थे, सपोज मान लो 0.7, मैंने टॉप पी का वैल्यू क्या रखा 0.7, और मैंने क्या बोला दिस स्काई इज एम्प्टी छोड़ दिया, और एलएलएम को बोल रहा हूँ इस सेंटेंस को कंप्लीट करके दिखाओ। अब मैंने क्या बोला, जैसे ही कोई क्वेश्चन पूछते हैं पहले एलएलएम के पास एक कैंडिडेट मतलब पूरा टोकन्स का एक पूल आ जाता है, बहुत सारे टोकन्स होते हैं उनमें से उसमें, ठीक है, तो पहले क्या करेगा वो उन सबको डिसेंडिंग ऑर्डर में स्टोर करेगा, डिसेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है, ऊपर से लेकर नीचे तक सबको स्टोर करेगा। तो सपोज मान लो हमारे पास ऐसे सारे टोकन्स हैं, सो पहला टोकन्स मान लो जिसका आई सपोज ब्लू, और इसका प्रोबेबिलिटी कुछ होगा, डेफिनेटली होगा, सपोज मान लो 0.4, सपोज जस्ट अज्यूम 0.4, उसके बाद होगा सपोज मान लो ग्रे, इसका प्रोबेबिलिटी मान लो 0.3, उसके बाद है सपोज वाइट, सपोज मान लो इसका प्रोबेबिलिटी है 0.15, ठीक है, और क्या क्या ले सकते हैं, ग्रीन, सपोज मान लो ग्रीन 0.001, क्या हो सकता है, ब्लैक ले लो, ब्लैक 0.0002, ऐसा करके सब कुछ है, ठीक है, ऐसा करके नीचे तक है, बहुत सारे लिस्ट, बहुत सारे टोकन्स का मतलब एक पूल है। तो अब क्या करेगा एलएलएम, क्या करेगा, पहले तो ऑलरेडी डिसेंडिंग ऑर्डर में स्टोर है, ठीक है, वो कोई प्रॉब्लम नहीं, उसके बाद देखेगा कि टॉप पी का वैल्यू क्या है 0.7, जो कि 1 नहीं है, अगर 1 होता तो इन्हीं में से सबको कंसिडर करता, लेकिन अब ये 1 नहीं है, तो ये क्या करेगा, यहाँ पे एक सेपरेटली कैंडिडेट पूल को मेंटेन करेगा, और कैंडिडेट पूल में एक एक करके ऐड करता जाएगा तब तक जब तक टॉप पी तक वैल्यू पहुंच ना जाए। मतलब जैसे देखो पहले पहले तो बेहिचक ब्लू को उठाएगा डाल देगा, ब्लू का प्रोबेबिलिटी कितना है 0.4, क्या 0.4 0.7 से कम है, यस, देन गो फॉर द नेक्स्ट, डाल दो इसको, डाल दो इसको, पहले उठा के डाल दो ग्रे, और जो पहले प्रोबेबिलिटी था 0.4 प्लस 0.3, ऐसा करेगा 0.3, ठीक है, अब ये कितना हुआ 0.7, क्या 0.7 टॉप पी से छोटा है, मतलब ऐसा चेक करेगा लेस देन इक्वल टू, क्या लेस देन इक्वल टू है कि नहीं, यस 0.7 इज लेस देन इक्वल टू 0.7, तो ये व्हाइट को भी उठा के डालेगा नेक्स्ट स्टेप में। अब जब व्हाइट को डालेगा, अब 0.7 को ऐड करेगा 0.15 से, कितना हुआ 0.85, अब 0.85 0.7 से क्या छोटा है, नहीं है, तो ये यहीं पे रुक जाएगा इसी स्टेप में। मतलब प्रोबेबिलिटी तब तक ऐड होगा जब तक हमारा जो प्रोबेबिलिटी का जो सम है ना, या तो टॉप पी या फिर उससे छोटा, अगर जैसे ही टॉप पी को एक्सिड करेगा वो उसी पॉइंट में रुक जाएगा। तो टॉप पी को एक्सिड कहाँ पे किया, इसी पॉइंट में किया, राइट, जैसे ही हमने व्हाइट को ऐड किया 0.15 को ऐड किया तो वो टॉप पी को एक्सिड कर गया, उससे पहले टॉप पी तो था, इक्वल लेवल पे था, जैसे ही टॉप पी को एक्सिड करा इसी पॉइंट में तो हमने यहीं पे रुक गए। तो अब क्या होगा,
ये जो सारे नीचे जितने भी थे ना वो सारे डिस्कार्ड। एलएलएम इनकी तरफ देखेगा भी नहीं, इसको पूछेगा भी नहीं, तो वो हमेशा जो आउटपुट जनरेट करेगा ये इसी को देख के जनरेट करेगा। मैंने जो पूछा दिस स्काई इज, तो आउटपुट क्या आएगा, या तो स्काई इज ब्लू, या स्काई इज ग्रीन, या फिर स्काई इज व्हाइट, मतलब इन तीनों में से कोई एक को उठा के दे देगा, सिंपल। तो फिर हमने जो इतने सारे रखा था ये सारे का कोई यूज नहीं है, ये सब यूजलेस है। क्यों यूजलेस है, क्योंकि मैंने टॉप पी का वैल्यू 0.7 कर दिया है। मैं चाहता हूँ कि नहीं ये जो था ये सारे भी यूज हो, जितने सारे टोकन्स आए हैं एलएलएम ने उसको जो टोकन्स पूल्स में है वो सबको कंसिडर करा जाए। अगर सबको कंसिडर करना है हमें क्या करना पड़ेगा, हमें टॉप पी को 1 कर देना पड़ेगा। अगर मैंने टॉप पी को 1 कर दिया तो सारे कंसिडर होंगे। क्यों, क्योंकि मैंने क्या बोला था, सबका अगर प्रोबेबिलिटी ऐड कर देना तो वो 1 होता है। अगर टॉप पी 1 है तो सब तो ऐड होंगे ना, एक एक करके ऐड होंगे, एक एक करके कैंडिडेट पूल में ऐड होते जाएंगे, पूरा ऐड हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि टॉप पी का वैल्यू 1 है, तो हमें वही कंडीशन मेंटेन करना पड़ेगा कि 1 से जब तक छोटा है या फिर 1 से बराबर है तब तक ऐड करते जाओ। और सबका अगर प्रोबेबिलिटी 1 है मिलाने के बाद तो डेफिनेटली सारे कैंडिडेट पूल में एलिजिबल हो जाएंगे। लेकिन जो 0.7 था सिर्फ ये तीनों ही एलिजिबल हुआ, ब्लू ग्रीन व्हाइट। क्यों, क्योंकि इन तीनों का प्रोबेबिलिटी 0.7 से एक्सीड कर गया, इसी पॉइंट में एक्सीड कर गया, तो बाकी जो जितने थे ये यहाँ पे एलिजिबल है नहीं, ये इनको अलाउ नहीं करेगा, कैंडिडेट पूल में उनका कोई जगह नहीं है। ठीक है, तो टॉप पी इंटरनली ऐसा ही काम करता है। और ये जो मैंने सारे प्रोसेस बताया ना इसी को बोलते हैं न्यूक्लियस सैंपलिंग। ठीक है, कौन सा, ये जो प्रोसेस मैंने बताया टॉप पी कैसे कैलकुलेट हो रहा है, टॉप पी के बेसिस पे कैसे नेक्स्ट टोकन को प्रेडिक्ट करा जा रहा है, इसी को बोलते हैं न्यूक्लियस सैंपलिंग या फिर टॉप पी। दोनों में से किसी कोई एक नाम आप बोल सकते हो। लेकिन अगर इंटरव्यू में आपने अगर पूछ लिया कि किसी ने व्हाट इज न्यूक्लियस सैंपलिंग, मतलब वो पूछ रहा है कि टॉप पी क्या है, टॉप पी के बारे में वो पूछ रहा है, आप टॉप पी के बारे में ही बताना है उसको। ठीक है, और एक एग्जाम्पल लेके देखते हैं। ठीक है, इस बार ये पूरा क्लियर हो जाएगा, आई होप पूरा क्लियर हो गया होगा, और भी फिर भी अगर कुछ डाउट्स है तो अब देखते हैं। ठीक है, अब मैं एक क्वेश्चन पूछा सिंपल, लेते सपोज मान लो जावा इज करके मैंने छोड़ दिया, और मैं एलएलएम को बोल रहा हूँ कि इसको कंप्लीट करो, और मैं टॉप पी कितना रखा, टॉप पी इस बार कुछ अलग लेते हैं 0.6। ठीक है, मैंने टॉप पी रखा 0.6, जावा इजे करके छोड़ दिया और बोला टॉप पी इक्वल 0.6। तो स्टेप 1 में क्या होगा, एलएलएम के पास बहुत सारे टोकन्स का पूल आएंगे और सब में एक प्रोबेबिलिटी होगा और सबके सब डिसेंडिंग ऑर्डर में स्टोर होंगे। ठीक है, तो पहले सपोज मान लो पहला वर्ड जो है प्रोग्रामिंग, ठीक है, सब मान लो इसका सबसे ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है, मान लो 0.3, ये सबसे ऊपर बैठा है, क्यों, इसका सबसे ज़्यादा है। उसके बाद मान लो है टेक्नोलॉजी, ठीक है, ये सब टोकन से, सपोज मान लो इसका है 0.2 सपोज, देन और एक है प्लेटफॉर्म, सपोज मान लो इसका है 0.1। ठीक है, उसके बाद है सपोज और क्या क्या हो सकता है, जावा इज ए कॉफ़ी, ठीक है, ये कॉफ़ी का भी ब्रांड है ना, 0.1। और ऐसे बहुत सारे कुछ भी है, राइट, कुछ भी हो सकता है 0.1, या फिर जावा एक ट्री है 0.1, या फिर जावा एक टी शर्ट है, या फिर टी शर्ट तो मैंने लिया था, सपोज मान लो जावा एक पर्सन का भी नाम है, किसी कुछ भी हो सकता है, राइट, 0.1। ऐसा करके कब तक है पूरा लिस्ट भरा पड़ा है पूल में। लेकिन मैंने टॉप पे क्या बोला, टॉप पे बोला 0.6, तो क्या होगा, क्या इसको कंसिडर करा जाएगा, डेफिनेटली 0.3 प्लस 0.2 कितना है 0.5, क्या ये अभी भी छोटा है, यस। 0.6 अभी भी छोटा है, मतलब लेस देन इक्वल टू है, यस। अब कितना बन गया 0.7, क्या इससे बड़ा है, हाँ, तो यहीं पे रुक जाएगा। ये ऐड हुआ 0.3 0.2 0.5 फिर 0.6 फिर 0.6, जैसे ही वो एक्सीड करा यहीं पे रुक गया, मतलब यहाँ तक। ठीक है, मतलब हमारा जो कैंडिडेट पूल बना सिर्फ इतने का, तो बाकी जो नीचे जो है ये सारे कैंसिल, इनमें से कोई आउटपुट आएगा ही नहीं। तो मैंने अगर पूछा कि जावा इजे विथ टॉप पे 0.6, तो वो इन्हीं में से किसी एक को उठा के दे देगा, या तो जावा इजे प्रोग्रामिंग, जावा इजे टेक्नोलॉजी, जावा इजे प्लेटफॉर्म, या फिर जावा इजे कॉफी, इन्हीं में से किसी एक को उठा के दे देगा। ठीक है, तो यही होता है न्यूक्लियर सैंपलिंग। मतलब न्यूक्लियर सैंपलिंग में हम क्या करें, हम जो टोकन का जो प्रेडिक्शन है ना उसको एक कंट्रोल कर रहे हैं। अगर मैं टॉप पी को पास नहीं करूंगा तो फिर उसके पास वेरायटी बहुत बढ़ गया, उसके पास जितना बड़ा जो टोकन पूल है, सपोज उसके अंदर 50,000 टोकन है, तो उन्हीं 50,000 को वो कंसिडर करेगा। लेकिन मैं चाहता हूँ कि नहीं, पूरा का पूरा 50,000 को कंसिडर करने की जरूरत नहीं, क्योंकि टोकन्स का जो प्रेडिक्शन जो बात है ना, ऐसे कुछ टोकन है जो सबसे नीचे होते हैं ना, जिनका प्रोबेबिलिटी बहुत कम है, वो यूजलेस है, वो उसके कॉन्टेक्स्ट में होता भी नहीं, लेकिन फिर भी वो आता है, क्योंकि उसको वो प्रेडिक्शन के बेसिस पे होता है ना, तो इसलिए वो कॉन्टेक्स्ट को मतलब टोकन पूल में तो रहता ही है, लेकिन उसका कोई यूज नहीं है। तो उस केस में मैं टॉप पी की तरफ जाता हूँ। मैं चाहता हूँ कि नहीं, सिर्फ और सिर्फ 60% तक जो वैल्यू है सिर्फ उसी को कंसिडर करो। जैसे इस केस में जावा इज ट्री, टी शर्ट, पर्सन, ये सब तो यूजलेस है ना जावा के लिए, तो मैं ये सबको क्यों कंसिडर करूंगा, क्यों एलएलएम के ऊपर इतना जोर डालूंगा कि सबको कंसिडर करो, सबके कंसिडर करो, उसके अंदर से किसी को दो नहीं। मैं कहूँगा कि नहीं, सिर्फ और सिर्फ 60% तक जो है मैं उसी को कंसिडर करूंगा, बाकी जो 40% है वो यूजलेस है मेरे लिए। तो टॉप पी तब यूज होता है
जब हम चाहते हैं कि नहीं, मेरा जो सैम्पलिंग है ना वो सैम्पलिंग का साइज छोटा हो जाए, कैंडिडेट पूल का साइज छोटा हो जाए, तो उस केस में हम टॉप पी की तरफ जाते हैं और इसी को बोलते हैं न्यूक्लियर सैम्पलिंग। सिंपल। ठीक है, तो हमने अच्छे से समझा कि टेम्परेचर क्या होता है और टॉप पी क्या होता है, और अब हम देखते हैं कि इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है। ठीक है, क्योंकि मैंने क्या बताया, टेम्परेचर तब यूज होता है जब हम क्रिएटिविटी को कंट्रोल करना चाहते हैं। क्रिएटिविटी को अगर बढ़ावा देना है तो हमें टेम्परेचर की तरफ जाना चाहिए, टेम्परेचर को बढ़ाओ क्रिएटिविटी बढ़ जाएगा। लेकिन तो फिर टॉपिक का क्या यूज है टेम्परेचर के साथ? टॉपिक का तो टेम्परेचर के साथ यूज नहीं है, क्योंकि टॉपिक क्या करता है, टॉपिक का काम अलग है। टॉपिक तब यूज होता है अगर हम चाहते हैं कि एक स्पेसिफिक परसेंटेज तक हमारा टोकन्स को कंसिडर करा जाए, उसके बाद का जो टोकन्स है ना वो उसको डिस्कार्ड कर दिया जाए, तो उस केस में हम टॉपिक की तरफ जाते हैं। और एक पॉइंट मैं बता दूं टेम्परेचर और टॉपिक के बारे में, जितने जो बड़े बड़े कंपनी है ना, जैसे मान लो ओपन एआई हो गया, एंथ्रोपिक हो गया, ठीक है, एंथ्रोपिक भी एक कंपनी है, या फिर जेमिनी हो गया गूगल का, इन सब का कन्वेंशन है। कन्वेंशन क्या है? टेम्परेचर और टॉप पी जो है ना, इन दोनों को एक साथ यूज नहीं करना चाहिए। ठीक है, जो टेम्परेचर और जो टॉप पी है ना, इन दोनों को एक साथ में कभी यूज नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि अब देखो, टेम्परेचर क्या कहते हैं? टेम्परेचर कहता है कि मैं क्रिएटिविटी को बढ़ाऊंगा, मुझे जैसे बढ़ाओगे मैं क्रिएटिविटी को बढ़ाऊंगा। टॉप पी क्या कहते हैं? टॉप पी कहता है मैं सबको डिस्कार्ड कर दूंगा, जो मेरे काम के नहीं मैं उन सबको डिस्कार्ड कर दूंगा। तो सपोज मान लो मैंने एक ऐसा प्रोग्राम लिखा है जहाँ पे मैंने टेम्परेचर को पास किया है। सपोज मान लो मैंने टेम्परेचर का रखा है 2, तो उस केस में अगर मैंने टॉप पी को अगर घटा दिया, तो आपको नहीं लगता है मेरा जो गोल है वो अचीव नहीं होगा? क्यों? क्योंकि टेम्परेचर अगर मैंने 2 रख दिया, तो मैं चाहता हूँ कि उसके पास जो टोकन का जो पूल है, जो 50,000 टोकन का जो पूल है, उन्हीं में से किसी एक को उठाए और मुझे एज ए आउटपुट दिखाए। तो अगर 50,000 टोकन है, सपोज मान लो मेरे पास 50 के टोकन है, तो उनमें से अगर कोई एक को चूज करके अगर मुझे आउटपुट की तरह दिखाएगा, तो आपको नहीं लगता कि इसमें वेराइटीज बढ़ जाएंगे? ठीक है, हर बार मुझे न्यू न्यू आउटपुट दिखेगा। लेकिन अगर मैंने टॉप पी को घटा दिया, टॉप पी क्या कहता है? अगर मैंने टॉप पी को मान लो सपोज रखा है ओनली 0.2, तो 0.2 मतलब क्या है? सपोज मान लो इस प्रोग्राम का इसका एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज मान लो मेरा टॉप पी है 0.2। इस केस में मैंने अगर टॉप पी को 0.2 कर दिया, तो क्या होगा? पहले कैंडिडेट पूल में पहले तो प्रोग्रामिंग को ऐड कर दिया जाएगा, चलो ऐड कर दो प्रोग्रामिंग, लेकिन अब फिर चेक करा जाएगा क्या प्रोग्रामिंग का जो प्रोबेबिलिटी है 0.3 क्या 0.2 से बड़ा है? यस, तो यहीं पे तो रुक गया ना। तो हमें जो 50,000 टोकन लेके आए थे क्रिएटिविटी बढ़ाने के लिए, तो उसका तो कोई यूज ही नहीं रहा। टॉप पी तो उस सबको कैंसिल कर दिया। टॉप पी क्या करता है कि ऊपर से जो ज़्यादा प्रोबेबिलिटी वाला जो टोकन है उन्हीं को सिर्फ कंसिडर करेगा। अगर मैंने टॉप पी अगर सिर्फ 0.1 रखा, अगर टॉप पी सिर्फ 0.1 रखा, तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए टेम्परेचर और टॉप पी को दोनों को एक साथ यूज नहीं करना चाहिए। अगर एक साथ यूज कर रहे हो तो उन दोनों का वैल्यू ऐसा ही पास करो ताकि दोनों एक दूसरे को कंट्राडिक्ट न करे, दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करना चाहिए। ठीक है, सपोज वाला मेरा टेम्परेचर 2 है, तो मैं उस केस में क्या करूँगा, मैंने टॉप पी को मुझे 1 ही रखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि 1 अगर रखूंगा तो टोटल जो 50 के टोकन होंगे वो सबको कंसिडर करा जाएगा। क्यों? क्योंकि 50 के जो टोकन होंगे ना, उन सबका प्रोबेबिलिटी का सम भी 1 होगा, और टॉप पी भी 1 है, सम भी 1 है सबका। तो फिर जितने सारे टोकन आए हैं वो सबको कंसिडर करा जाएगा। वो उस केस में अगर मैं टेम्परेचर चाहता हूँ कि टेम्परेचर मेरा 2 है उस केस में, तो इसीलिए बोलते हैं कि टेम्परेचर और टॉप पी को एक साथ यूज नहीं करना चाहिए। अगर करोगे तो कोई एरर नहीं है, लेकिन अगर कर भी रहे हो ना, तो आपको ध्यान में रखना है सो दैट वो दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करे, ना कि कॉन्ट्राडिक्ट करे। ठीक है, तो जैसे मान लो मैं टेम्परेचर रखा, सपोज मान लो मैंने एक टेम्परेचर रखा 2 और टॉप पी को कर दिया 0.1। तो स्टार्टिंग में मैंने जब टेम्परेचर 2 कर दिया, तो एलएलएम क्या करेगा, टेम्परेचर 2 जैसा ही देखेगा ना, वो पूरा टोकन्स का पूल लेके आ जाएगा, T1 T2 T3 T4 ऐसा करके बहुत सारे टोकन्स, जितने पॉसिबल टोकन्स उसके लिए है सबका एक पूल बना दिया। और फिर नेक्स्ट स्टेप में वो देखा टेम्परेचर टॉप पी को 0.1, तो वो तो 1-2 में ही रह जाएगा। ठीक है, सपोज मान लो इसका है 0.5। ठीक है, 0.5 तो मतलब यहीं पे ही रह जाएगा पूरा। ठीक है, सपोज मान लो इसका है 0.2, सपोज मान लो मेरा टॉप पी है 0.2 और इसका प्रोबेबिलिटी है 0.1 0.1 0.1 ऐसा करके सब कुछ प्रोबेबिलिटी असाइंड है। ठीक है, अगर मान लो मेरा टॉप पी 0.2 है और टेम्परेचर 2 है, स्टेप 1 में जैसे ही एलएलएम टेम्परेचर 2 देखेगा ना, वो जितने सारे टोकन से सबका एक पूल लेके आ जाएगा और वो ये सोचेगा कि इन्हीं में से किसी एक को दूंगा। लेकिन नेक्स्ट स्टेप में मैंने देख लिया कि टॉप पी इक्वल टू 0.2, तो वो क्या करेगा, फिर टॉप पी वाला लॉजिक लगाएगा, और टॉप पी के लॉजिक के हिसाब से सिर्फ यही 2 ही ऐड होंगे, तो बाकी जो जितने सारे लेके आए थे वो क्यों लेके आए थे, वो तो सारे बेकार गए ना। टेम्परेचर 2 के वजह से वो जो सारे जो मतलब सोच रहे थे कि हमें भी मौका मिलेगा आउटपुट में आने के लिए, तो उनको तो मौका मतलब चांस नहीं मिलेगा ना आउटपुट में दिखने के लिए। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि टॉप टी इक्वल टू 0.2, टॉप टी इक्वल टू 0.2 मतलब सिर्फ उतना ही कंसिडर होगा जब तक 0.2 पहुंचना चाहे। मैं ऊपर से ऐड करता गया और सिर्फ 1-2 के बाद मैं 0.2 अचीव कर लिया, तो मैं यहीं पे रह गया T1 और T2।
मेरे पास जो इतना बड़ा जो टोकन का पूल था वो सारे के सारे यूजलेस गए, सिर्फ ऊपर से कुछ को छोड़कर। तो इसीलिए टेम्परेचर और टॉप पी को साथ में यूज नहीं करना चाहिए। अगर यूज कर रहे हो तो ध्यान में रखना है कि हम ऐसा वैल्यू पास करें सो दैट वो दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करें, ना कि एक दूसरे का खिलाफ बन जाए। ठीक है, तो टेम्परेचर का हम कब यूज करना चाहिए? सपोज मैंने बताया कि अगर मान लो मैं एक वेबसाइट बना रहा हूँ, मैं एक चार्टबोर्ड बना रहा हूँ जो कि है स्टोरी टेलिंग के लिए, स्टोरी टेलिंग या फिर कंटेंट राइटिंग। ठीक है, कंटेंट राइटिंग या स्टोरी टेलिंग, तो उस केस में हमें टेम्परेचर को ज़्यादा रखना चाहिए। अगर ज़्यादा रखेंगे तो हमारे पास क्रिएटिविटी बढ़ जाएगा और हमें जो आउटपुट दिखेगा ना वो हर बार एक न्यू इंटेंट के साथ दिखेगा। हमें भी ऐसा भी महसूस होगा कि हाँ, आउटपुट जनरेट, न्यू आउटपुट जनरेट हो रहा है और थोड़ा क्रिएटिविटी के हिसाब से भी ये आउटपुट बहुत अच्छा है। लेकिन अगर मान लो मैं ऐसा एक चार्टबोर्ड बना रहा हूँ जिसका काम है कोड जनरेशन या फिर मैथ का कुछ आंसर देना हो, मैथमेटिक्स के ऊपर है, तो मैथमेटिक्स के ऊपर अगर कोई क्वेश्चन है, अगर उसका कुछ आंसर चार्टबोर्ड देगा तो क्या उसमें क्रिएटिविटी लगाने की जरूरत है? या फिर कोई कोड जनरेशन, उसमें क्या क्रिएटिविटी लगाने की जरूरत है? उसमें तो हमें डायरेक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड ही आंसर देना चाहिए। क्रिएटिविटी के चक्कर में ऐसा ना हो कि कुछ गलत आउटपुट दे दे, कुछ हालुसिनेट कर जाए हमारा एलएम। ठीक है, तो इसीलिए जब वो डिपेंड करता है कि हमें टेम्परेचर को ज़्यादा रखना है या कम रखना है, वो डिपेंड करता है कि हमारा यूज केस क्या है। हमारा यूज केस अगर स्टोरी टेलिंग के ऊपर है, कंटेंट राइटिंग के ऊपर है, तो फिर टेम्परेचर को बढ़ाओ, जितना हो सके बढ़ाओ। ठीक है, और डिफॉल्ट वैल्यू क्या है? डिफॉल्ट वैल्यू है 1। और अगर हमें कोड जनरेशन के लिए कुछ बनाना है, मैथमेटिक्स के लिए कुछ बनाना है, तो उस केस में हमें फिर इसका जो टेम्परेचर का जो वैल्यू है उसको कम रखना चाहिए, क्योंकि कम रखेंगे तो वो ज़्यादा डिटर्मिनिस्टिक होगा और ज़्यादा प्रेडिक्टेबल आंसर हमें देगा, ना कि कुछ कन्फ्यूजन सा आंसर देगा। क्योंकि जब टेम्परेचर 2 हो जाएगा ना, उसका फिर आउटपुट जनरेट करने का वो फिर उसके हिसाब से दिमाग चलाएगा, क्योंकि उसको बोल दिया गया कि क्रिएटिविटी लगाओ। वो क्रिएटिविटी लगाने की जब ट्राई करेगा, मोस्ट बहुत चांस है कि वो हमारा आउटपुट हालुसिनेट कर जाए, मतलब ऐसा कुछ आउटपुट दे जो हमारे कॉन्टेक्स्ट के रिलेटेड भी नहीं है, कुछ ऐसा उधर का उधर भी आउटपुट दे सकता है। ठीक है, तो टेम्परेचर जब हम यूज़ करते हैं हमें ध्यान में रखना चाहिए कि हमें टेम्परेचर किस हिसाब से कंट्रोल करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि अगर 2 तक लिमिट है तो हमें 2 डायरेक्ट पास कर देंगे, नहीं। वो डिपेंड करता है कि हमारा यूज केस के हिसाब से, हमारा यूज केस कितना क्रिएटिविटी को सपोर्ट करता है। अगर ज़्यादा क्रिएटिविटी को सपोर्ट कर रहा है तो फिर टेम्परेचर 2 तक ले जाओ। लेकिन अगर लेस क्रिएटिविटी है लेकिन मोर प्रेडिक्टेबल आंसर चाहिए तो फिर टेम्परेचर को घटाओ जितना हो सके, 0 तक भी ले आओ, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, तो अब हम काम करते हैं, हम इसका प्रैक्टिकल करके देखते हैं, क्योंकि हमने सोचा कि कैसे इनका यूज केस हमने समझ लिया कि टॉप पी कैसे पास होता है, टेम्परेचर कैसे पास होता है, लेकिन हमने प्रोग्राम में इंप्लीमेंट करके नहीं देखा। ठीक है, तो अब एक प्रोग्राम को इंप्लीमेंट करते हैं और उसमें देखते हैं कि हम दोनों को कैसे पास करेंगे। ठीक है, तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे एक प्रोग्राम बना लेता हूँ, सपोज demo5.py। ठीक है, तो एक काम करते हैं, हमारा जो प्रीवियस प्रोग्राम था वहाँ से ये सब कॉपी कर लेते हैं, क्योंकि हमें फिर से लिखने की ज़रूरत नहीं, राइट। तो ये सब तो ऑलरेडी है, तो उसी को हम रीयूज कर लेंगे। और इसमें क्या हमें जेसन मॉड्यूल की ज़रूरत है? नहीं, क्योंकि हम प्रोग्राम को सिंपल रखेंगे। हम जैसे पहले करते थे कि क्रिएट मेथड को कॉल करना, ठीक है, तो वो सब की ज़रूरत नहीं, मैं इसको हटा रहा हूँ। तो क्रिएट क्लाइंट ऑब्जेक्ट देन चार्ट विथ LLM। ओके, और यहाँ पे मैं करता हूँ इसको कॉल। ठीक है, मैंने क्लाइंट ऑब्जेक्ट को कॉल किया और उसके बाद मैं चार्ट विथ LLM को भी कॉल करूँगा, चार्ट विथ LLM। और इसको इसको हम कहा, ठीक है, ये क्या चाहता है? ये क्लाइंट चाहता है, ठीक है, इसको क्लाइंट पास कर दो। और मैसेजेस, अब मैसेजेस में मैं सिंपल प्रॉम्प्ट दे देता हूँ। ठीक है, प्रॉम्प्ट क्या रखूँगा कि व्हाट इज पाइथन। ठीक है, मैं सिर्फ इतना पूछा, व्हाट इज पाइथन। और पहले इसको चला के देखते हैं। ठीक है, मैं कमांड प्रॉम्प्ट में आ गया और यहाँ पे हम एग्जीक्यूट करते हैं हमारा जो अभी मैंने प्रोग्राम बनाया है, demo5। ठीक है, मेरा क्वेश्चन क्या था? मेरा क्वेश्चन सिंपल था, व्हाट इज पाइथन। और अब मैं कुछ पास नहीं किया, ना तो मैंने टेम्परेचर पास किया, ना कि मैंने टॉप पी को पास किया। ठीक है, पहले इसका आउटपुट देखते हैं। अच्छा, मैंने इसको प्रिंट नहीं किया, ठीक है, पहले प्रिंट कर लेते हैं, क्योंकि हम यहाँ पे रेस्पॉन्स को रिटर्न कर रहे हैं। तो इसको स्टोर करते हैं रेस्पॉन्स में, फिर इसको प्रिंट करते हैं। ठीक है, और अगर मैं एग्जीक्यूट करूँगा इसको तो आउटपुट दिखेगा मेरे को। ठीक है, मैंने पूछा व्हाट इज लिस्ट, व्हाट इज पाइथन, सिर्फ इतना पूछा तो इसने आउटपुट दे दिया। तो अब मैं चाहता हूँ कि इसका एक टेम्परेचर को बढ़ा दूँ। ठीक है, TEMPERATURE। और टेम्परेचर का वैल्यू क्या होगा? या तो 0 या फिर 0.1, 0.2, 0.3, ऐसा करके 2 तक जाएगा। ठीक है, तो अगर मैं कुछ पास नहीं कर रहा हूँ तो वो डिफॉल्ट 1 है। लेकिन अब मैं चाहता हूँ कि नहीं, मैं अपनी तरफ से कुछ पास करना चाहता हूँ, तो मैं 1.5 रखूँगा, 1.5। ठीक है, मैंने मतलब मैंने टेम्परेचर को बढ़ा दिया, मतलब मैं चाहता हूँ कि अब मैं LLM को बोल रहा हूँ कि थोड़ा क्रिएटिविटी को यूज़ करो और मुझे आउटपुट दिखाओ। ठीक है, तो इसको अगर मैं एग्जीक्यूट करूँगा, अच्छा मैंने कॉमा नहीं डाला, जस्ट मिनट। ठीक है, अब अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करूँगा तो अब जो आउटपुट आएगा ना,
ऐसा हो सकता है कि यहाँ पे आपको सेम आउटपुट दिख सकता है, क्योंकि ये जो व्हाट इज पाइथन ये बहुत जनरल क्वेश्चन है, राइट, ये प्रोग्रामिंग रिलेटेड है। लेकिन अगर मैं क्वेश्चन को चेंज करूंगा कि टेल मी ए स्टोरी अबाउट ए लायन, तो उस केस में ये इसका जो आउटपुट दिखाने का जो तरीका है वो बदलेगा। ठीक है, आप वो देख सकते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे पास करता हूँ कि टेल मी ए स्टोरी विथ 5 लाइन्स। ठीक है, मैंने सिर्फ इतना पूछा, टेल मी ए स्टोरी विथ 5 लाइन्स। अब मैं इसको एग्जीक्यूट कर रहा हूँ। ये अभी कितना है 1.5, तो 1.5 में ये थोड़ा क्रिएटिविटी इसका अलग रहेगा, और जैसे ही मैं इसका कमा घटा दूंगा ना, तो क्रिएटिविटी उस हिसाब से फिर कम हो जाएगा। लेकिन इस केस में हमें ज़्यादा रखना चाहिए, क्योंकि मैंने बताया था कि अगर स्टोरी रिलेटेड कुछ चीज़ें हमें बना रहे हैं तो उस केस में हमें टेम्परेचर को ज़्यादा रखना चाहिए। ठीक है, तो ये तो हमने करके देख लिया। और एक पैरामीटर क्या था, टॉप अंडरस्कोर पी। टॉप अंडरस्कोर पी को हम क्या वैल्यू पास कर सकते हैं, 0 से लेकर 1 तक। ठीक है, 0 से लेकर 1 तक, अगर कुछ पास नहीं कर रहा हूँ तो डिफॉल्ट है 1। लेकिन मैं चाहता हूँ कि नहीं, मैं अपनी तरफ से उसको कंट्रोल करना चाहता हूँ। मैंने जब टेम्परेचर 1.5 बोला, तो सपोज मान लो एल के पास 50,000 टोकन आए होंगे, तो उन्हीं 50,000 में से वो किसी एक को उठा के दे देगा। लेकिन अगर मैंने बोल दिया कि टॉप पी इक्वल टू 0.5, तो अब क्या करेगा एल, उसके पास जो 50,000 का टोकन आया था ना, वो सबको कंसिडर नहीं करेगा। वो उन्हीं में से सिर्फ उन्हीं को कंसिडर करेगा जिनका जो प्रोबेबिलिटी है वो टॉप बी से बराबर है, मतलब टॉप पी तक है या फिर उससे थोड़ा ऊपर है। वो कैसे है हमने यहाँ पे कैलकुलेट करके भी देखा था। जो सपोज मानो मेरे पास T1 का है 0.2, फिर T2 का है 0.3, तो इन दोनों को जैसे मैंने ऐड कर दिया T1 प्लस T2, ये 0.5 हो गया था, यहीं पे रुक जाएगा। ठीक है, तो मैंने टॉप पी अगर 0.5 पास करा, तो अब क्या होगा, अब सारे टोकन्स को कंसिडर करा नहीं जाएगा, वो सिर्फ उसी को कंसिडर करा जाएगा जो हमारे कैंडिडेट पूल के अंदर एलिजिबल है। और कैंडिडेट पूल के अंदर कौन एलिजिबल होगा वो हमने ऑलरेडी यहाँ पे अच्छे से इंप्लीमेंट करके देख लिया कि कैसे कैलकुलेट होता है कैंडिडेट पूल में कौन आएगा कौन नहीं। ठीक है, तो अब अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करूँगा, आई थिंक या मैं सब कर चुका हूँ, तो अब अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करूँगा, तो अब जो आउटपुट आएगा और जो पिछले टाइम लास्ट टाइम जो आउटपुट आया था, उन दोनों में फर्क क्या है, इंप्लीमेंटेशन का फर्क है। फर्क क्या है कि उस टाइम पे लास्ट टाइम जो मैंने प्रोग्राम को एग्जीक्यूट किया था, उस टाइम पे सारे टोकन्स को कंसिडर करा गया था। लेकिन इस बार क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ कैंडिडेट पूल के अंदर जो है सिर्फ उसी को कंसिडर करा जाएगा। ठीक है, बस यही फर्क है टॉप पी और टेम्परेचर के बीच में, और कोई फर्क नहीं है। तो टॉप पी का और एक नाम क्या है, न्यूक्लियो सैम्पलिंग। तो इसी प्रोसेस को हम न्यूक्लियो सैम्पलिंग कहते हैं। हमने अच्छे से इंप्लीमेंट करके देख लिया। हमने आज बेसिकली हमने 3 चीज़ सीखा। ठीक है, 3 चीज़ कौन कौन से, एक था टेम्परेचर, हमने अच्छे से देखा टेम्परेचर को कैसे पास करना है और कब पास करना है, क्यों पास करना है। ठीक है, जस्ट मिनट, टेम्परेचर। ठीक है, और इसका वैल्यू किसके कहाँ तक होता है, 0 से लेकर 2 तक। और एक क्या देखा, टॉप पी, इसका वैल्यू क्या रहता है, 0 से लेकर 1 तक। और एक क्या देखें, और एक चीज़ हमने इम्प्लीमेंटेशन, मतलब इंटरनली एलएलएम कैसे टोकन को जनरेट करता है। ठीक है, जिसको बोलते हैं कि ऑटो रिग्रेसिव जनरेशन। इसका भी हमने देखा कि ये किसको बोलते हैं, ऑटो रिग्रेसिव जनरेशन। ऑटो रिग्रेसिव जनरेशन किसको बोलते हैं, वो जो टोकन का जो जनरेट होता है, जो प्रीवियस टोकन ऑलरेडी जनरेट हो चुका है उसको यूज करके वो कैसे नेक्स्ट टोकन को प्रेडिक्ट करता है एलएलएम, उसी को बोलते हैं ऑटो रिग्रेसिव जनरेशन। क्योंकि वो खुद का खुद कर रहा है एलएलएम, हम उसको कुछ नहीं कह रहे, हम सिर्फ उसको इतना पूछा था कि व्हाट इज पाइथन। उसके बाद वो जो एक एक करके टोकन जो जनरेट हो रहा है वो हमने यहाँ पे देखा था, राइट, कहाँ पे देखा था, ऊपर कहीं पे था, ये जो हमने पूछा था ए एज एन, मतलब आउटपुट बन के आया ए, और नेक्स्ट स्टेप में ए बन गया इनपुट, फिर आउटपुट आया बी, फिर नेक्स्ट स्टेप में ए और बी दोनों इनपुट बन के जा रहे हैं, तो वो जो प्रोसेस उसको बोलते हैं ऑटो रिग्रेसिव जनरेशन। ठीक है, तो हमने ये 2 चीज़ देखा। और टॉप पी को इसको बोलते हैं न्यूक्लियस सैम्पलिंग, इसको याद रखना है, न्यूक्लियस सैम्पलिंग। ठीक है, तो हमने एक एक करके अच्छे से इंप्लीमेंट करके देख लिया इन सब का यूज केस क्या है। ओके, ठीक है, फिर थैंक यू।